वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में चौसर की नरेटिव आर्ट को डिस्कस करेंगे, जो बनाती है उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, ये जो प्रूव भी करता है विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्रोलॉग टू कैंटबरी टेल्स के जरिए। चौसर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेटर्स ऑफ स्टोरीज इन पोइट्री। अगर पोइट्री में जो बहुत अच्छी जो कहानियां लिखने वाले हैं, उनमें से अगर एक नाम है तो वो है चौसर का नाम है। In the Middle Ages, the poet was supposed to be storyteller. मध्य युग में कवि से आशा की जाती थी कि वो स्टोरी टेलर बने की, वो कहानी को उसमें बताए। एंड हिज टेल वाज एक्सपेक्टेड टू एक्सपोज द ट्रुथ। और उसकी कहानी से ये भी आशा की जाती थी, अपेक्षा की जाती कि उसमें सच्चाई प्रदर्शित हो। Secondly, since the aim of the storyteller was to provide happiness to the reader, और साथ में जो स्टोरी टेलर का जो उद्देश्य होता था वो पाठकों को खुशी प्रोवाइड करना भी था। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ए लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, और उसके साथ एक ये भी अपेक्षा की जाती कि वो कहानियों का एक अच्छा खासा एक बड़ा संग्रह पाठकों को दे, जिसमें फुल ऑफ एक्शन एंड वेराइटीज, जिसमें एक्शन भी हो, बहुत सारी वेराइटी भी हो, बिसाइड्स ब्यूटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म टू ऑर्गेनाइज टू डिफरेंट स्टोरीज। उसमें सौंदर्यता भी हो, एक ऐसी संपत्ति भी हो जहां पर हम अलग अलग तरीके की बहुत सारी कहानियों को ऑर्गेनाइज या बना सके, यानी एक कहानी के अंदर ही बहुत सारी कहानियां मौजूद हो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दीज साइड, अगर इस संदर्भ में बात करें, चौसर स्टैंड फर्स्ट इन द लाइन ऑफ स्टोरी टेलर्स इन पोइट्री। तो चौसर को हम पोइट्री में स्टोरी टेलर्स की एक लाइन में नंबर वन पर खड़ा पाते हैं, यानी जो पोइट्री में जो स्टोरियां जो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, उनमें चौसर हमेशा नंबर वन कहलाते हैं। द प्रोलॉग, द प्लानिंग ऑफ द प्रोलॉग इज वंडरफुल। अगर हम देखें प्रोलॉग जो की जो प्लानिंग है, जो योजना है, बहुत ही अद्भुत है। 29 पर्सन ऑफ इंक्लूडिंग चौसर, चौसर को शामिल करें तो उसमें 29 पर्सन है इस कहानी में। मेट एट टेवर्ड हिम इन साउथ वर्क ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द पिलग्रिमेज टू कैंटबरी। कैंटबरी जाते समय जो पिलग्रिम्स थे, जो तीर्थयात्री थे, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टेवर्ड में, जो इन है, टेवर्ड नाम की एक सराय है जो कि साउथ वर्क में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 29% ये जो 30 लोग जो हैं, ये कैंटबरी की यात्रा करने के लिए जाते हैं, और वहां पर एक टेवर्ड नाम की एक सराय है जो साउथ वर्क है। वहां पर ये चौसर इन्हीं लोगों से सबसे मिलता है। द होस्ट ऑफ द इन प्रपोजेस टू शो देम द वे। अब जो उस इन का, यानी टेवर्ड नाम की जो सराय, उसका जो मालिक होता है, वो उनको एक प्रस्ताव देता है, द वे की वो उनको रास्ता दिखाएगा। एंड ऑफर, और ऑफर भी करता है, दैट ईच शेल टेल टू स्टोरी, कि प्रत्येक व्यक्ति दो कहानियां सुनाएगा ऑन द जर्नी टू कैंटबरी, जब वो अपनी कैंटबरी के लिए यात्रा पे निकलेंगे। एंड टू मोर ऑन देयर वे बैक टू लंदन, और जब वो लंदन वापस आएंगे तो दो कहानी सुनाएंगे। इस तरीके से एक व्यक्ति चार कहानी सुनाएगा, दो जाते समय सुनाएगा, और जब वो लौट करके आएगा तो दो बाद में सुनाएगा कहानी। इस तरीके से ये डीलिंग होती है जो तीर्थयात्री होते हैं और जो सराय का मालिक होता है, और चौसर इसी के बीच में शामिल है, इन यात्रियों के बीच में। हिज सजेशन इज एक्सेप्टेड बाय द पिलग्रिम्स, और उसका जो सुझाव होता है हॉस्ट का, वो तीर्थयात्री जितने भी होते हैं, 29% होते हैं, वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। द हॉर्स डिसाइड्स दैट द प्रीसीडेंस शैल बी डिटरमाइंड बाय लक, और हॉर्स इस चीज का निर्णय भी करता है कि भाग्य के द्वारा यह निश्चित किया जाएगा कि कौन कहानी सबसे पहले सुनाएगा। द पिलग्रिम्स एग्री टू दिस प्रपोजल, जो यात्री होते हैं वो सब सहमत होते हैं। एंड द लक फेल ऑन द नाइट, सबसे पहले बात आती है नाइट की। द प्रोलॉग एंड्स विद द मार्च ऑफ द कैवलरी टू कैंटबरी। इस तरीके से प्रोलॉग नाइट के साथ शुरू होता है, और प्रोलॉग जो कैवलरी जो है, जो कैंटबरी जाने, उसके बाद समाप्त होता है। ड्रामेटिक एबिलिटी, अब इसमें नाटकीय क्षमता या नाटकीय योग्यता। द कैंटबरी टेल्स एक्सपोज द ड्रामेटिक एबिलिटी ऑफ चौसर, चौसर की नाटकीय जो योग्यता है, वो कैंटबरी टेल्स बहुत खूबसूरती से इसको व्यक्त करता है। फ्रॉम दीज टेल्स, इन कहानियों से वन में एज्यूम, कोई भी कल्पना कर सकता है, डेट इफ चौसर हैड बीन अलाइव इन द लेटर डे, अगर बाद के दिनों में कुछ समय तक और अगर चौसर जीवित रहे होते, ही वुड बी ए परफेक्ट ड्रामेटिस्ट, एक तरीके से, पूरी तरीके से परफेक्ट नाटककार होते।
Some of the Canterbury stories, these of the wife of Bath, the friar, or the partner can easily be changed into little plays. वो कहते हैं कि कुछ कहानियां हैं कैंटबरी टेल्स की, जैसे कि वाइफ ऑफ बाथ हो गई, फ्रायर हो गई एंड पार्टनर हो गई। ये वो कहानी जिनको हम छोटी छोटी सी प्लेस में परिवर्तित कर सकते हैं। द स्पीचेस में भी चेंज इन ड्रामेटिक फॉर्म, और उनकी जितनी भी भाषण है उनको हम नाटकीय फॉर्म में बदल सकते हैं विद लिटिल अल्टरेशन, हल्का सा चेंज कर करके है। यानी इस तरीके की कहानियां इसके अंदर कि हम उनको ऊपर नाटक भी बना सकते हैं। बट चौसर्स टैलेंट बात एसेंशियली नरेटिव, लेकिन चौसर की जो प्रतिभा थी आवश्यक रूप से वो नरेटिव थी, कलात्मक थी यानी रचनात्मक है, एंड नॉट ड्रामेटिक, ना कि नाटकीय नहीं है। ए रियल ड्रामेटिक हैज ए स्पेशल रिलेशन टू हिज कैरेक्टर, एक नाटककार का विशेष संबंध होता है अपने पात्रों के साथ, अपने कैरेक्टर्स के साथ। ही डज नॉट ओनली ऑब्जर्व देम, वह न केवल उनको देखता है, ही मेक्स देम, वह बल्कि उनको बनाता भी है। However, widely they may differ from him in character, हालांकि देखे तो काफी रूप से वो उससे यानी अपने जो बनाने वाले होता है, जो स्टोरी राइटर होता है, उससे कैरेक्टर काफी भिन्न होते हैं। दे possesses certain characteristics of these creator, फिर भी वो अपने कैरेक्टर जो क्रिएटर होता है, रचनाकार होता है, उसकी कोई ना कोई विशेषता उसके अंदर पाई जाती है। ए ड्रामाटिस्ट इज सीन टू हिज ऑडियंस इन दीज रिप्रोडक्शंस, और एक नाटककार अपनी कृतियों के आधार पर ही अपने ऑडियंस को दिखाई देता है। इन चौसर्स कैंटबरी टेल्स दिस रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट, अगर चौसर के कैंटबरी टेल्स की बात करें तो ऐसा कोई संबंध वहां पे नजर नहीं आता है। दे डू नॉट शेयर हिज लाइफ, वो उसकी लाइफ को शेयर नहीं करते हैं। ही इज सिंपली एन इम्पार्शियल ऑन ऑन लुकर, वे एक साधारण निष्पक्ष रूप से ऑन लुकर, वो देखने वाला है। ही रिपोर्ट्स ओनली वॉट ही ऑब्जर्व अराउंड हिम, वह केवल उन्हीं चीजों को बताता है जो अपनी चाहता वो देखता है। ही इज वन ऑफ द ऑडियंस, वह ऑडियंस में से एक है। ही टेक्स द रीडर इनटू कॉन्फिडेंस, वह पाठक को अपने कॉन्फिडेंस में लेता है। वाइल ए ड्रामाटिस्ट इज ऑलवेज रिजर्व एंड इम्पार्शियल, जबकि एक नाटककार हमेशा रिजर्व रहता है और इम्पार्शियल निष्पक्ष रहता है। लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट है, यानी ये पाठकों को अपने पक्ष में ले लेते, अपने फेवर में ले लेते, क्योंकि जो 29 जो लोग हैं उन्हीं के बीच में चौसर भी शामिल है, और उनके चारों तरफ जो भी घटित होता है चौसर की, जब वो कौन कौन सी कहानी सुनते हैं, उसी रूप में इन चीजों को वो अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं। रीडर ओरिएंटेड एंड ह्यूमनिस्ट, ये रीडर ओरिएंटेड है, पूरी तरीके से रीडर का ध्यान रखने वाले हैं, एक ऐसी स्टोरी टेलर हैं जो कहानी 100% पाठकों को पसंद आती है, और ह्यूमनिस्ट भी है। चौसर अपीयर्स ईगर टू होल्ड रीडर्स नोटिस, चौसर हमेशा उत्सुक रहते हैं कि पाठकों के ध्यान को वो आकर्षित करें। एंड डील्स विद हिज फेवरेट स्टोरीज विद इंटरेस्ट, और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपनी पसंदीदा कहानी वो भी उनको सुनाते हैं। ही नेवर कंपोज ए पोएम ऑफ एपिकल लेंथ, उन्होंने एपिकल लेंथ यानी महाकाव्य के बराबर लंबी कविताएं कभी नहीं लिखी है। बिकॉज ही वॉज एफ्रेड ऑफ लूजिंग रीडर्स इंटरेस्ट, क्योंकि उन्हें हमेशा डर लगता है कि ज्यादा लंबी कविता लिखने से जो पाठकों का जो इंटरेस्ट होता है, जो ध्यान होता है, वो खो जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इवन इन शॉर्ट पोएम, उनकी जो छोटी सी कविता लाइक प्रोलॉग, द प्रोलॉग, ही जम्प्स फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर, वो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जंप कर जाते हैं। फ्रॉम वन डिटेल टू अनदर, की ऑफ एक डिटेल से दूसरी डिटेल पर आ जाते हैं तुरंत। सो एज टू ईगर एंगेज रीडर्स अटेंशन, इस तरीके से वे पाठकों के ध्यान को एंड इंटरेस्ट को ऑल ओवर द पॉइंट में कायम बनाए रखें, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी यानी यानी हर जगह छोटी छोटी कहानियां उन्होंने रखी है, जिससे कि पाठकों का ध्यान और इंटरेस्ट हमेशा पूरी कविता में उनका बना रहे। कैरेक्टर टेल्स एक टेल, कैरेक्टर एक कहानी बताता है विद एडमायरेबल पेशेंस, बहुत ही प्रशंसनीय पेशेंस के साथ इन द म्युनिसिपल स्टाइल में। बट एट टाइम्स हिज फ्रिक्वेंटली रिकरिंग डिक्लेरेशन टू बी ब्रीफ डिस्ट्रॉय द फ्लो ऑफ हिज नरेटिव, यानी जब एक कैरेक्टर, यानी उनकी कहानी में, उसकी कविता में जब एक कैरेक्टर कहानी सुनाने लगता है तो लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं, जो कहानी है तो म्युनिसिपल टेल के ऊपर सुनाता है, लेकिन उसी वक्त वो डिक्लेयर करता है कि उसकी कहानी बहुत ही ब्रीफ है। लेकिन ये जो संक्षिप्त, जब वो कहने की बात करता है कि मैं कहानी को छोटी सुनाऊंगा, मैं कहानी, तो वहीं पर उसकी जो नरेटिव जो कला होती है, वो उसका जो फ्लो होता है, प्रभाव होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी अगर हम कोई भी बात अगर कर रहे होते हैं, या कोई भी अगर हम कोई स्पीच दे रहे हैं या कुछ भी अगर बता रहे हैं, लेकिन उस वक्त अगर कहीं कोई बीच में बोलने लग जाए, तो वहां पर जो बोलने की जो स्पीच होती है, जो प्रभाव होता है, वो वहां पर समाप्त हो जाता है। वहां पर कभी कभी इसी वजह से इनकी कहानी में हल्का सा प्रभाव हमें देखने को मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल इन द नाइट्स टेल ए वांट ऑफ इवननेस इज वन ऑफ द चीफ ड्रॉबैक्स। कि नाइट्स टेल की जब कहानी होती है तो वहां पर हमें एक संक्षिप्तता की एक कमी नजर आती है, यही इनका मुख्य ड्रॉबैक है चौसर की। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में Chaucer keeps up the reader's interest chiefly by the irresponsible quality of his humor. चौसर ह्यूमर का भी यूज करते हैं, हास्य व्यंग का भी यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि हास्य व्यंग भी एक चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ह्यूमर को यूज करते समय, लेकिन वो ह्यूमर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी है वो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं केवल किस वजह से कि पाठकों का ध्यान भटकना नहीं चाहिए, वो पूरी तरीके से उसमें बना रहना चाहिए, इसलिए इस रिस्पॉन्सिबल क्वालिटी का वो इस्तेमाल करते हैं ह्यूमर की। देयर इज ह्यूमरस लिविंग इवन टू द सीरियस, बहुत सीरियस चीजों पर भी वहां पर हमें ह्यूमर नजर आता है, हास्य नजर आता है। बिहाइंड द सेंटिमेंटल सेक्टर्स, यहाँ तक कि जो भावुक और जो दुखद जो कहानी होती है, वन डिफर्स द मास्क ऑफ इनडायरेक्ट ह्यूमर, तो वहां पर हमें डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हमें वहां पे ह्यूमर नजर आ जाता है। यानी वो सीरियस चीजों में भी, भावुक चीजों में भी वहां पर ह्यूमर डाल देते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। केवल किस वजह से कि वो पाठकों का ध्यान भटकना नहीं चाहिए, इंटरेस्ट खोना नहीं चाहिए। इकोनॉमी ऑफ आर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर देखा तो वो कला की मितव्ययिता करते हैं, यानी कला का ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते, उसको बचा कर रखते हैं, या हम दूसरे रूप में कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्टली बात करने वाले हैं ये। चौसठ फाइन इकोनॉमी ऑफ आर्ट इज सीन इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमें चौसर की जो फाइन इकोनॉमी ऑफ जो आर्ट है वो नजर आती है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक जो लेखक होता है वो पहले बैकग्राउंड बनाता है, बैकग्राउंड बनाने के बाद स्टोरी स्टार्ट होती है, तो बैकग्राउंड में ही पता लगता है कि बहुत एक दो पेज लिखकर ये इस मामले में विश्वास नहीं करते, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, या ये कह सकते हैं कि अपनी कला का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, तो इसे बोला जाता है इकोनॉमी ऑफ आर्ट। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टार्टिंग ऑफ हिज स्टोरी, अपनी कहानियों की स्टार्टिंग की डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, डायरेक्ट सीधे स्टार्ट करते हैं। ही स्टार्ट्स द स्टोरी विदाउट प्रिम्बल और वेस्टेड वर्ड, वो बिना किसी शब्दों का फालतू यूज किए हुए, प्रिम्बल बिना किसी भूमिका की अपनी कहानी शुरू करते हैं। द एंडिंग ऑफ हिज टेल्स आर एज सजेस्टिव एज द बिगनिंग, उनकी कहानियों का जो अंत भी उतना ही सजेस्टिव सुझावदार होता है जितना की स्टार्टिंग होती है, यानी जितना स्टार्टिंग में मजा आता है उतना ही उनका अंत में भी मजा आता है। सिचुएशनल नरेटिव पावर, इनकी जो नरेटिव पावर है, जो लेखन जो शक्ति है, वो स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। चौसठ नरेटिव पावर इज हिज इंटरेस्ट फॉर डाइग्रेशन ऑन सच सब्जेक्ट, देखिए कुछ ऐसे ड्रामाज होते हैं, सब विषय होते हैं, जैसे ड्रामा हुआ मॉरल डिफिकल्टीज, जो नैतिकता की, कठिन नैतिकता की अगर बातें करें, तो वहां पर इनका जो नरेटिव पावर है डायग्रेशन में बदल जाता है, यानी थोड़ा विस्तृत भी हो जाता है। क्यों? फॉर लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, लंबे एक्सप्लेनेशन का ये इस्तेमाल कर लेते हैं। व्हेन सम आर रिक्वायर्ड, अगर इन्हें आवश्यकता होती है, यदि कहीं कहीं अगर इन्हें आवश्यकता होती है कि थोड़ा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, तो ये वहां पर करते हैं, अदरवाइज ये खुद पसंद नहीं करते लॉन्ग एक्सप्लेनेशन को देना। Sometimes these digression, कम से कम ये लॉन्ग एक्सप्रेशन इन द कैंटरबरी टेल्स में आर मेड बाय द टेलर ऑफ द टेल, यानी जो टेलर है, जो सुनाने वाला है अपनी कहानी को, उसके द्वारा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दी जाती है, एंड नॉट बाय द पोइट, यानी कभी खुद नहीं देता है। कहने का मतलब है कि इसने इसके अंदर जितनी राइट की छोटी छोटी कहानियां रखी हैं, लेकिन जो कहानी सुनाने वाला है अगर वो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देता है, तो वहां पर उन्होंने लॉन्ग एक्सप्लेनेशन को, लॉन्ग कविता लिखी है उसके अंदर। क्यों लिखी है? क्योंकि कवि ने खुद नहीं लिखी है, क्योंकि अंदर जो कहानी सुनाने वाला था ये खुद ही उसका लॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। दे डेवलप आउट ऑफ द कैरेक्टर इन द सिचुएशन, क्योंकि इस तरीके से कैरेक्टर ने जो अपनी कहानी सुनाई है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग से सुनाई है। फॉर एग्जाम्पल इन द वाइफ ऑफ बाथ टेल, हम वाइफ ऑफ बाथ टेल में देखते हैं द लॉन्ग लेक्चर, एक लंबा सा लेक्चर विच द लेडी गिव्स टू हर डिसोल्यूट हस्बैंड, जो अपने निर्दयी हस्बैंड को एक लेक्चर देती है, भाषण देती है, is in the right accord with her argumentative habits as described in her prologue. So in the Knight's Tale, he remarks on human blindness. यानी वो कहते हैं कि उसके अंदर उन्होंने पूरी तरीके से अपने तर्क को करते, उसकी जो तर्क की करने की आदत होती है फीमेल की, अपने हस्बैंड की ऐसे तरीके, उनको प्रॉपरली उनको व्यक्त किया है अपने प्रोलॉग में। इसी तरीके से नाइट्स टेल पर भी उन्होंने ह्यूमन ब्लाइंडनेस के ऊपर भी एक व्यंग का साथ, यानी कहने का मतलब है वो कहते हैं कि हमें कविता छोटी लिखनी चाहिए जिससे लोगों को इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन जो 29 लोग जो अंदर अंदर कहानियां सुना रहे, अगर उनकी कहानी लंबी है तो उन्होंने सिचुएशन के साथ उनको लंबा ही रखा है, क्योंकि वो कवि ने खुद नहीं बनाई है, बल्कि कहानी जो अंदर सुनाने वाला उसके द्वारा बनाई गई है। तो वो डिपेंड करता है उस वक्त सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जो परफेक्ट मैनर,
किसी भी चीज को बहुत ही परफेक्ट तरीके से रखते हैं। चौरसस नरेटिव आर्ट इज दैट ईच स्टोरी इज टोल्ड इन द मैनर परफेक्ट टू द कैरेक्टर, यानी प्रत्येक जो कहानी सुनाई गई है अंदर, जो हर राइटर ने, जो कैरेक्टर था उसने जो कहानी को कहा गया था ना, उसने कहा था दो दो कहानी सुनानी है, तो जितनी कहानी सुनाई गई है वो पूरी तरीके से कैरेक्टर के ऊपर ही वो परफेक्ट साबित होती है। द स्टोरी ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ इज ए नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वालिटी, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज का वाइफ ऑफ बाथ की कहानी। As she turns from her story, जैसे कि वो अपनी कहानी को सुनाती है, आगे बढ़ती है, the style changes to recalling and debate to steady decorative way, यानी ये वाइफ ऑफ बात में वो जो अपनी कहानी सुनाती है तो कहानी अपने आप ही उसका स्टाइल चेंज हो जाता है कहानी सुनाते सुनाते, और लोग डिबेट भी करना शुरू कर देते हैं, यानी लोगों को जब डिबेट करना शुरू कर देते तो लोगों को उसकी कहानी सुनने में मजा आने लगता है। तो इस तरीके से अंदर जितनी कहानी है वो पूरी तरीके से इतने परफेक्ट मैनर में है कि हर व्यक्ति को उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया कि चौसर को हम फादर क्यों कहते हैं इस पोएट्री को। तो इसी वजह से कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पाठकों के ध्यान को अपनी कहानी की तरफ केंद्रित रखते हैं, कहीं भी नहीं, पूरा ध्यान रखते हैं कि पाठकों का ध्यान इधर उधर ना भटके। और छोटे ही नरीशों में विश्वास। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।